नरवणे की किताब पर संग्राम, उत्तर से दक्षिण तक मौसम के दो रंग। बांग्लादेश में रहमान युग की शुरुआत, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। भारत की राजनीति में किताब ने वो तूफान ला दिया जिसकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर राहुल गांधी के बयान और भाजपा की प्रतिक्रिया ने संसद के बजट सत्र में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पुस्तक के अंश का हवाला देते हुए कहा कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था। हालांकि पुस्तक के कुछ अंश पहले ही बाहर आ चुके हैं। इनमें अग्निवीर योजना, गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की झड़प का उल्लेख है। इन्हीं बातों को हथियार बनाकर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। जवाब में भाजपा ने इसे सेना का अपमान करार दिया है। हालांकि इस किताब के प्रकाशन के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है, जबकि राहुल ने इस किताब को सार्वजनिक रूप से दिखाया है। वहीं पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन के प्रकाश से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरवणे की किताब में किए गए असुविधाजनक खुलासों में सरकार घबराई हुई है और इसलिए FIR जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील पर भी राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है और इसी कारण यह समझौता हुआ है। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि सेना के आंतरिक मामलों और रणनीतिक फैसलों पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राहुल गांधी को सेना से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों की माने तो एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे न केवल सेना की छवि प्रभावित होती है, बल्कि संवेदनशील रणनीतिक सूचनाओं पर भी विवाद खड़ा होता है। फरवरी का महीना चल रहा है और उत्तर से दक्षिण तक मौसम अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। कहीं धूप खिली है तो कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बर्फबारी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चली। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सुबह शाम की ठंड बरकरार रही। हालांकि दोपहर में तेज धूप ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य और दक्षिण भारत में मौसम काफी हद तक साफ रहा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की गई। आने वाले हफ्ते में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्मी का एहसास बढ़ने वाला है। दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 16 और 17 फरवरी के आसपास हिमालयी क्षेत्रों में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे ऊंचे पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी हो सकती है। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की नमी बनी रहेगी, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई बड़ी संभावना नहीं है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बड़ी जीत हुई है। यह भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से एक नया मोड़ है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। शेख हसीना के 15 साल के शासन के अंत के बाद यह बांग्लादेश का पहला बड़ा चुनाव है। लेकिन सवाल यह है कि ढाका में आए सियासी भूचाल का असर नई दिल्ली पर क्या होगा? क्या भारत बांग्लादेश के रिश्तों का गोल्डन एरा खत्म हो जाएगा? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत के लिए बधाई दी और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की बात कही है। जवाब में BNP ने भी उन्हें शुक्रिया कहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल शेख हसीना को लेकर है। हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद BNP उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत के लिए यह एक धर्म संकट जैसा है। एक तरफ पुराना दोस्त है और दूसरी तरफ एक नई चुनी हुई सरकार के साथ रिश्ते बनाने की मजबूरी। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत विरोधी उग्रवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई हुई थी। जानकारों का मानना है कि BNP के शासन में कट्टरपंथी ताकतों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल सकता है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के लिए सुरक्षा का खतरा बन सकता है। कूटनीतिक बिसात पर चीन और पाकिस्तान भी इस बदलाव को बारीकी से देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि BNP का झुकाव बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधे समुद्री संपर्क और सैन्य सहयोग की खबरें भारत की चिंताएं बढ़ा सकती हैं। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा बना रहे और चीन का प्रभाव सीमित हो। भारत और बांग्लादेश के बीच सालाना करीब $15 बिलियन का व्यापार होता है। दूसरी ओर सालों से लटका हुआ तिस्ता नदी जल समझौता अब BNP के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। तारिक रहमान पहले ही कह चुके हैं कि वे भारत से बराबरी के सम्मान की उम्मीद करते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि सत्ता संभालने के पहले BNP ने भारत को दोस्ती का भरोसा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि भारत एक स्थिर और लोकतांत्रिक बांग्लादेश का समर्थन करता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भविष्य का वो खाका खींच दिया है जो राज्यों को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 13% ज्यादा है। इस बजट में महिलाओं के लिए स्कूटी है, युवाओं के लिए स्मार्टफोन है और किसानों के लिए बड़ी राहत। योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। माना जा रहा है कि यह बजट पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन पर केंद्रित है। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवा उद्यमियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। लक्ष्य है हर साल 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां खड़ी करना। बजट में 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला बीपीओ स्थापित करने के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की जेब में सीधे 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पहुंचेंगे। निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रहेगी, जिससे सिंचाई का बोझ कम होगा। दूसरी ओर यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है और बजट के लिए इसे और गति दे रहा है। सड़कों के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया है। लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 315 करोड़ और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1023 करोड़ रखे गए हैं। अब यूपी के लगभग हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज होगा। योगी सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर दाव लगा रही है। एआई मिशन के लिए 225 करोड़ दिए गए हैं। वहीं अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ और जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत पिच तैयार कर रहा है। विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी इसे राम राज्य की नींव कह रहे हैं। अब खबरें संक्षेप में। भारत सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जो करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है। निखिल गुप्ता ने यूएस कोर्ट में कबूला, रची थी खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। अब सत्ता का केंद्र नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर इस नए आधुनिक परिसर में आ गया है। झारखंड के हाजिराबाग में सोते लोगों पर हाथियों का हमला, एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 6 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अप्रैल 2026 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्यापारिक रिश्तों को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच बर्फ पिघलती नजर आ रही है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।